हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आलोक पर। ठीक है, आज से हम अपनी श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज शुरू करनी है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था उसकी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्या है, जो 28 और 29 को एग्ज़ाम होना है पेट का, उसको टारगेट करके हम लोग चलेंगे। जीएस के इस पार्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, जीएस के जितने भी संभावित प्रश्न हैं, हर एक सेक्शन से हमने प्रश्न ले रखे हैं, तो देखते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग भी साथ में सॉल्व करिए और अपने स्कोर को चेक कीजिए लास्ट में कि आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, चलो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, तो ऐसे कौन से पहले स्पीकर थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, आपके पास विकल्प है BR जाखड़ का, JV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये पहले अध्यक्ष थे। गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है भैया, हुकुम सिंह या KS हेगड़े, इनमें से आपको बताना है कौन था। ठीक है, तो इसका जो विकल्प होगा वो विकल्प B सही होगा, JV मावलंकर। इन्हीं के खिलाफ सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। स्पीकर का अर्थ होता है जो लोकसभा अध्यक्ष है, उसके लिए ये स्पीकर शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो तो कौन होगा इसका सही उत्तर, JV मावलंकर। हालांकि ये जो अविश्वास प्रस्ताव था वो पारित नहीं हो पाया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है, ये आपको बताना है। ठीक है, आपके पास जो विकल्प हैं, प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, या फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति को। ठीक है, अब आपको तो आप सबको पता है कि लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प C सही हो जाएगा इस उत्तर का। ठीक है, अब यहीं पर पूछे कि उपाध्यक्ष किसको इस्तीफा देगा, तो वो अध्यक्ष को, यानी आपस में ही ये लेन देन कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब देखो यहाँ ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना होता है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। ठीक है, पूछा है नहीं है। ठीक है, क्या पूछा है, नहीं है। ठीक है, और नहीं में बड़ा ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन या संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये भी सही नहीं है। आपके लिए उत्तर तो यही सही होगा, विकल्प D। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 48 में ये नहीं कहा गया है। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है कि राज्य सरकार का यह निर्देश दिया गया है राज्य सरकार को कि वो कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देगा। ठीक है, कृषि को बढ़ाने के लिए जो भी उन्नत तरीके होंगे अपनाएगा, दुधारू पशुओं और जो नस्लें होंगी उनको बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ठीक है, जो ये प्रावधान है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये आपका अनुच्छेद 50 है, 50। ठीक है, तो ये 50 में प्रावधान है, जबकि जो 48 में है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या सही होगा आपका, विकल्प D। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन असत्य है। देखो इसमें फिर पूछा गया क्या, असत्य पूछा गया है। ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा कथन इसमें गलत है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए उम्र सीमा क्या है, 35 वर्ष है। अधिकतम उम्र सीमा क्या, न्यूनतम क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष। तो ये दोनों के लिए एक सेम। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, पदेन सभापति होता है, जैसे उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है राज्यसभा का वो सभापति बन जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये बिल्कुल सही है। ये उत्तर जो है आपका ये गलत है और यही इसका उत्तर होगा इस क्वेश्चन का, कौन सा, C। ठीक है, कि भारत का जो उपराष्ट्रपति इसका चुनाव राष्ट्रपति नहीं करता है, MP जो होते हैं वो इसका चुनाव करते हैं। ठीक है, तो विकल्प C आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फिर देखो क्या पूछा गया
क्या पूछा गया भैया? नहीं, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो देखो मूल कर्तव्य, ये कर्तव्य है भैया, मूल कर्तव्य। ठीक है, तो भाग 4 का बिल्कुल सही है। संशोधन जो हुआ था 42वां, उसके द्वारा जोड़ा गया था। राज्य के लिए प्रावधान भाग 6 में किए गए, बिल्कुल सही है। भाग 5 में संघ है, 6 में राज्य है। भारत का महान्यायवादी भाग 13 नहीं, ये गलत है। ठीक है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14, ये सही है। ठीक है, तो आपके सवाल का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, भारत का महान्यायवादी। ये भाग 13 में नहीं है, ये भाग 5 में है। इसके लिए कौन सा भाग है? भाग 5। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संघ के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद अगर पूछे किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76 में ये है। और ये पद कहाँ से लिया गया है? तो महान्यायवादी का पद भैया, ये भी ध्यान रखना, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से इसको लिया गया है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको इस महान्यायवादी से याद रखनी है। और ये भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। क्लियर है? संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकता है, बस इसको वोट देने का अधिकार नहीं होता। ठीक, और भारत सरकार के जो भी मामले होते हैं न्यायालय में, भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए ये आता है। ठीक, चलो, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी। चलो आगे देखो भाई। हाँ, ये हो गया ना। चलिए 5 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों नहीं, अधिकारी नहीं, अधिकारों, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ठीक है, थोड़ा टाइपिंग एरर है। ठीक है, संरक्षक होगा और ये कौन है? ठीक, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या मंत्रिमंडल। तो इस बारे में हमने आपको अपने जो क्लासेस मूल अधिकार पढ़ाए थे उसमें बहुत डिस्क्रिप्शन देकर इसको समझाया था कि मूल अधिकारों का संरक्षक किसे बनाया गया है? भारतीय न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय जो है ये मूल अधिकारों का संरक्षक है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये कौन है? ठीक है, अधिकारों। ठीक है, तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह के रिट जारी करता है, यही अधिकार क्षेत्र है इसका। अगला क्या है? देखो भाई, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? ठीक है, क्या भारत के राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को है, संसद को है या सर्वोच्च न्यायालय को है? यानी किसी नए राज्य का गठन करना, उसको मिलाने का अधिकार किसको दिया गया है? तो एनोनिमस पावर ये संसद के पास है। ठीक है, संसद चाहे तो किसी भी राज्य को संघ के अंतर्गत मिला सकती है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्या है? हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी बहस चल रही है इस पर। ठीक है, कि भारत का नाम क्या होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए या फिर भारत होना चाहिए, संविधान क्या कहता है इस बारे में, इस पर हमको बात करनी है। तो ध्यान रखना, भारत तथा इंडिया, इन 2 नामों से उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, इंडिया और भारत। ठीक है, अब भारत और इंडिया की बहस बहुत लंबी है, किसी दिन इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो भारत है क्या नाम होना चाहिए, भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए। संविधान सभा में इस पर बहुत जोरदार बहस हुई थी। ठीक है, तो उसमें किसने क्या कहा था, किसने पक्ष में भारत की बात की थी, किसने इंडिया के पक्ष में बात की थी, किसने दोनों की वकालत की थी, इस पर भी हम एक वीडियो आपके लिए बना देंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर फिलहाल अभी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत तथा इंडिया। अगला है, सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पता है आपको कि ब्रिटेन, यूके में इसका आरंभ किया गया था। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? क्या संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, या ब्रिटिश संसद द्वारा अपनाया गया था, या गवर्नर जनरल के द्वारा अपनाया गया था, या फिर भारतीय संसद के द्वारा अपनाया गया था? आपको इसका उत्तर देना है। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तो आपको ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949, ये वो डेट है जिस दिन संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था और संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया था। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प ए, उत्तर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और इस दिन इसके 16 अनुच्छेद लागू भी कर दिए गए थे। पूर्ण रूप से 26 जनवरी
1950 को इसे लागू किया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह, ये विद्रोह नहीं विद्रोह है, 57 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो मैंने आपको अपनी क्लास में बताया भी था, एक बार फिर से आप देख लीजिए। लॉर्ड कैनिंग, 1857 में गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। और ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं पहला वायसराय था। बताया था ना 1858 का जो घोषणा पत्र आया था महारानी का, उसमें गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके क्या बना दिया गया था? वायसराय। ठीक है, तो ये पहले वायसराय भी थे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बार आया है, आसान भी है, सबको पता भी है ना, योगा से ही होगा। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर भैया कौन है? पतंजलि। अब पतंजलि के बारे में 2-3 क्वेश्चन और पूछा जाता है। पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग जो है, शुंग वंश जो था उसमें पुष्यमित्र शुंग जो थे, उनके यहाँ ये पुरोहित का कार्य करते थे। ठीक है, और इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे और इनकी 2 पुस्तकें भी हैं, इसको ध्यान रखना। एक इनकी पुस्तक है योग दर्शन, जिसमें योग के बारे में सारी बातें कही गई हैं, और एक इनकी है महाभाष्य। कई बार पूछा गया है कि ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है, महाभाष्य। ध्यान रखना किसकी है? पतंजलि की है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ठीक है, लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में? आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। ठीक है, तो देखो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में इनको क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वेद में सभा और समिति? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वैदिक काल से अक्सर ये क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, तो आपको पता है ये 4 वेद होते हैं। ठीक है, चारों वेदों में ऋग्वेद प्राचीनतम है, सबसे प्राचीन है। ठीक है, सामवेद संगीत का जन्म जो है सामवेद से माना जाता है। इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही ये बताया गया है कि सभा और समिति जो है वो प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अगला चलते हैं। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? निम्न नहीं है, ये किस है, किस धातु का उपयोग किया था? ठीक है, तो कौन सी है? क्या सोना है या चांदी है या तांबा है भैया? तांबी नहीं है, तांबा और लोहा। ठीक है, तो ध्यान रखिए सबसे पहले जो यूज़ की गई थी धातु वो क्या है? तांबा है। लोहे का उपयोग सब बहुत बाद में इसको पता चला, लगभग उत्तर वैदिक काल के बाद ये लोहा से परिचित हुए थे जो मानव थे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तांबा। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो लगभग सबको पता होगा, रायसेन MP, यहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। चित्रकारी के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में कौन उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है? तो ऑप्शन देख के ही आप समझ जाओगे। समाजवादी में सबको अधिकार होता है, मिश्रित में सरकार और निजी दोनों का होता है। ठीक है, पूंजीवादी इसमें भी दोनों का होता है। व्यक्तिगत का मतलब होता है पर्सनल। ठीक है, जिसमें उत्पादन और उसका उपभोग दोनों पर। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, बाजार पर पूरा नियंत्रण किसी एक व्यक्ति का होता है, सरकार से कोई मतलब इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। GST क्या है? ठीक है, GST मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन किया गया था भारतीय संविधान में। ठीक है, और ये 2017 से लागू है। 2017 से ये भारत में लागू है। असम जो है पहला राज्य था जिसने सबसे पहले GST को मंजूरी दी थी। तो कैसा है? यह एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जो आपको डायरेक्टली देने पड़ते हैं, जैसे आपका आयकर हो गया,
गृह कर या हाउस टैक्स हो गया, ये सारे क्या हैं आपके प्रत्यक्ष कर हैं। और ऐसे कर जब आप कोई सामान जैसे खाना खाने गए तो जीएसटी आपसे कहा नहीं जाता कि आपको देना है, आप दीजिए इतना हुआ, वो आपके बिल में इंक्लूड कर देता कि वो आपको देना ही देना है, ठीक है, तो वो होते हैं। तो ऐसे ही ये कैसा है, अप्रत्यक्ष कर होता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सबको पता है कहाँ है ये, लखनऊ, ठीक है। लघु उद्योगों के लिए ऋण वगैरह की व्यवस्था कर देती है सिडबी जो है, और इसकी स्थापना हुई थी 1990 में, 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? ठीक है, तो सबसे पहले हजीरा उर्वरक कारखाना है कहाँ ये? ठीक है, तो ये क्रबको की एक इकाई है और ये गुजरात में सूरत के पास स्थित है, हजीरा उर्वरक कारखाना, ठीक है। और ये मुख्यतः प्राकृतिक गैस पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन इस समय यूपी SSC की हिट लिस्ट में रहते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर है ये? सूरत के निकट, सूरत के निकट गुजरात में स्थित है। क्रबको की एक इकाई है, क्रबको एक खाद आती है ना, एक ब्रांड है क्रबको, उसी की एक इकाई है सूरत के निकट, और ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, हालांकि इसके जो ऑप्शन से मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पंचवर्षीय योजनाएं और उनका मॉडल इसमें दिया गया था, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना आपको पता है किस पर? हेरा डोमर मॉडल पर थी। दूसरी पीसी महालोबिस मॉडल पर थी। तीसरी किस पर थी? धर मॉडल पर थी। और चौथी किस पर थी? अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। तो ये 4 पंचवर्षीय योजनाएं थी और इनके मॉडल यहाँ पर दिए गए थे, ठीक है। तो इसमें आपको मिलाना था। राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अब देखो, इसमें 4 दिए गए हैं, एक सही है, बाकी 3 गलत होंगे। कौन कौन से देखो। पहला दिया है गिर राजस्थान, रणथंभौर महाराष्ट्र, केबुल लामजाओ मणिपुर, साइलेंट वैली कर्नाटक। आपको निकालना है कि इसमें कौन सा सही मिला है, ठीक है। तो सबको पता है जो केबुल नहीं है, केबुल लामजाओ है, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है ये। तो आपका विकल्प सी जो है ये सही होगा। केबुल लामजाओ ये कहाँ है? मणिपुर में, और एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान अगर कहें तो केबुल लामजाओ है, ठीक है। अब देखो भाई, ये गलत है, तो ये सही इनका क्या होगा? तो गिर राजस्थान नहीं है, आपको सबको पता है गिर कहाँ है, ये आपका गुजरात में है, ठीक है, ये गुजरात हो गया। रणथंभौर महाराष्ट्र में नहीं है, ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। साइलेंट वैली कर्नाटक में नहीं है, ये आपकी कहाँ है? केरला में, ठीक है, केरल में साइलेंट वैली है। तो ये हो गया इसका उत्तर, ऑप्शन सी। सुएज नहर किसको मिलाती है? तो सुएज नहर से, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, लगभग सबको पता होगा। लाल सागर व भूमध्य सागर को ये मिलाती है, ठीक है, मिस्र में स्थित है। ये स्थिति भी इसकी ध्यान रखिए। सुएज नहर जो है मिस्र में स्थित है और लगभग इसकी लंबाई जो है वो 193 किलोमीटर है, ठीक है, 193 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मिस्र में स्थित है ये जो सुएज नहर है, वो मिस्र में स्थित है, ठीक है। और जो है ये लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाती है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर, ठीक है, उड़ीसा महानदी। नदी भी याद रखना, पूछ लेगा हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो महानदी पर बना है। और एक विशेष फैक्ट जो है हीराकुंड बांध के बारे में ध्यान रखना, विश्व का सबसे लंबा बांध है ये, विश्व का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध है भैया ये, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। और इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में किया था, ठीक। चलिए, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। निम्न किसी स्थान का मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम, निर्धारित करने का आधार होता है? देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। देखो, इसके कई नाम है। इसको ग्रीनविच मीन रेखा भी कहा जाता है, ग्रीनविच टाइमलाइन भी कहा जाता है, 0 डिग्री टाइमलाइन भी कहा जाता है। तो हम अगर किसी भी समय का, किसी भी स्थान का समय का मानक निर्धारण करते हैं
तो हम बेस इसको लेते हैं, ठीक है। जो हमारी प्रधान मध्याह्न रेखा या 0 डिग्री या ग्रीनविच लाइन होती है, इसी को हम बेस बनाते हैं और इसी के आधार पर हम टाइम का निर्धारण करते हैं कि GMT से आगे होगा या पीछे। इसीलिए GMT ग्रीनविच मीन टाइम यही है, GMT, ठीक है। तो इसी को हम आधार बनाते हैं। चलिए, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है, ठीक है। 1947 बंगाल विभाजन, 1905 के बंगाल विभाजन से, 1921 के असहयोग आंदोलन से, या 1947 में पंजाब के विभाजन से, ठीक है। तो आपको इसको सबको पता होगा कि जब स्वदेशी आंदोलन चला था कब, जब 1905 में कर्जन के द्वारा क्या कर दिया गया था, बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, तब यह स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इसका विकल्प कौन सा सही होगा, सी सही होगा। 1905 में बंगाल विभाजन से संबंधित है स्वदेशी आंदोलन, ठीक। चलिए, मिटी नहीं है भैया, ये मिष्टी योजना है। मिष्टी योजना है, किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। अब मिष्टी योजना है क्या, इसको ध्यान रखिए। जो मैंग्रोव वन है, ठीक है, मैंग्रोव्स के संरक्षण के लिए एक योजना चलाई जा रही है और यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका विकल्प क्या सही होगा, ऑप्शन बी। ये मैंग्रोव वन से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना। पूछ सकता है कि मिष्टी योजना किससे संबंधित है, तो मैंग्रोव वन, उनका बढ़ावा, उनका संरक्षण कैसे किया जाए, इसके लिए इसको लागू किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। 15 अगस्त 2023 का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या थी, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, मेरा भारत मेरा देश, ए और बी दोनों थीम्स थी, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हो ये एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए जो है राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, ये इसकी थीम रखी गई है, ठीक है। चलो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा राष्ट्रीय महोत्सव उत्कर्ष का उद्घाटन किया है, तो भैया ये भोपाल में किया गया है। उत्कर्ष महोत्सव जो है अब की बार भोपाल में मनाया गया है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला, वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन है, ठीक है। तो भारत के कानून मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू, या फिर भूपेंद्र यादव है भैया। ये भूपेंद्र शास नहीं, भूपेंद्र यादव, ठीक है। भूपेंद्र यादव जो है ये इस समय भारत वर्तमान में क्या है, भूपेंद्र यादव ये इस समय एक मंत्री हैं, कौन से, पर्यावरण मंत्री जो हैं वो भूपेंद्र यादव हैं। तो कानून मंत्री की बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल, याद रखिएगा इनका नाम, ये नए कानून मंत्री बने हैं। इससे पहले किरण रिजिजू महोदय थे, अब जो है अर्जुन राम मेघवाल को बना दिया गया है। दादा साहब फाल्के विवाद पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, आपको पता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है ना। फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है दादा साहब फाल्के, ठीक है। और यह दिया जाता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को मिला था, देविका रानी को ये मिला था 1969 में, ठीक है। तो पहली प्राप्त करने वाली थी, अब महिला भी कह सकते हो, और पहला जो भी विनर था वो देविका रानी थी। उसके बाद जो पहले पुरुष हैं उनको 1971 में मिला था पृथ्वीराज कपूर, जिनको मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियन गेम्स 2023 में भाला फेंक में किस महिला को स्वर्ण पदक मिला है, ठीक है। भाला फेंक में किस महिला को स्वर्ण पदक मिला है, सबको पता है किसको मिला है, अन्नू रानी। एक इतिहास बनाया है अब की बार हम लोगों ने, ठीक है, कि भाला फेंक में पुरुष और महिला दोनों में हमको गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। पुरुषों में जानते हो आप गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, है ना। इसी तरह गोल्डन वुमेन कौन है, अन्नू रानी। अब अगर बात करें एशियन गेम्स की, तो ये 19वें एशियन गेम्स थे, ठीक है, ठीक। होंगजू में हुए थे, होंगजू में ये हुए थे, या होंगजाओ भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जैसे आप चाहो, लेकिन आपको बस विकल्प ध्यान रखना है। होंगजू हो या होंगजाओ इससे मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। होंगजू में हुए थे। भारत में
107 पदक टोटल जीते। इसमें 107 में से आप तोड़ लो कितने गोल्ड थे कितने, तो ध्यान रखिए 28 गोल्ड मेडल, 38 जो हैं वो आपके सिल्वर हैं, ये गोल्ड है ये सिल्वर है, और ब्रॉन्ज मेडल कितने मिले थे, तो इन दोनों को ऐड करो 107 से घटा दो कितना हो जाएगा 41। ठीक है, तो देख लो जोड़ के 17 और 3 2 5 4 9 1 10। ठीक है, ये इनकी मेडल्स की टैली थी। ठीक है, अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है एशियन गेम्स में भारत का, सैकड़ा, यानी अब की बार 100 पार। ये थीम भी, टैगलाइन भी हम जो है शुरुआत में लाई जा रही थी कि अब की बार 100 पार। तो ये 19वें गेम्स थे, होंगजू चीन में इनका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कहाँ पर हुए थे, चाइना में। ठीक है, पदक तालिका की बात करें तो भारत चौथे स्थान पर रहा है पूरी ओवरऑल टेबल में। क्लियर है, चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा अन्नू रानी। उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी, अब देखो यहाँ पर इस शब्द पर फोकस करना है, यहीं से आपका क्वेश्चन बदल जाएगा। ठीक है, अगर फिल्म सिटी की बात करें तो नोएडा है, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है, नोएडा में। लेकिन बात यहाँ किसकी कर रहा है, रीजनल फिल्म सिटी की। तो रीजनल फिल्म सिटी की जैसी बात आएगी आपका उत्तर सीधे आप नोएडा से कहाँ चले जाएंगे, गोरखपुर चले जाएंगे भैया, और आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गोरखपुर। ठीक है, तो फिल्म सिटी नोएडा में और रीजनल फिल्म सिटी की बात करें तो कहाँ है, गोरखपुर में। चलो अगला है, अगस्त 2023 में किस राज्य में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कांग्रेस सरकार बनी है अभी कर्नाटक में, और इन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर वो सरकार में आते हैं तो महिलाओं के लिए वो योजना शुरू करेंगे। वही योजना शुरू करी गई है गृह लक्ष्मी योजना, तो कर्नाटक सरकार के द्वारा अभी शुरू की गई है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर जिस पॉइंट सतह पर लैंड हुआ उसका नाम क्या रखा गया। बड़ा विवाद हुआ था इस पर भी। ठीक है, तो एग्जाम में लगभग विवादित क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जो चर्चा में ज़्यादा रहते हैं। तो पहली चीज़ ध्यान रखिए, भारत पहला ऐसा देश बना है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचा है। अभी तक दक्षिणी ध्रुव तक, अभी तक दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत प्रथम देश है। भारत पहला देश बना। ठीक है, तो ध्यान रखिए। और ये जो आपका विक्रम लैंडर है, ये जब लैंड हुआ था जिस पॉइंट पर, तो भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा उसका नाम क्या रखा गया है, शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर क्या होगा, विकल्प सी सही होगा। शिव शक्ति पॉइंट के नाम से उस पॉइंट को नाम दिया गया है जहां पर आपका ये विक्रम लैंडर लैंड हुआ था। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। 35 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। आप चेक करिए आपका स्कोर क्या बन रहा है, और उसको कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कि कितने क्वेश्चन आपके सही रहे। तो ये 35 क्वेश्चन की सीरीज हम लोग चलाएंगे। ठीक है, और 15 सीरीज का टारगेट है। देखते हैं, अगर 15 कंप्लीट हो जाएंगे तो ठीक रहेगा आपके लिए। इनका डिस्क्रिप्शन भी मैं जहाँ पर ज़रूर लगा वहाँ पर दे दिया मैंने आपको। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये सेट आपका कैसा लगा, कितने मार्क्स आपके आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।